स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और हम यूनिट फर्स्ट में आज पढ़ने जा रहे हैं पश्च बंधन। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे और वो ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर आधारित थे, और आज हम देखने वाले हैं पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है बैक बॉन्डिंग क्या है। बैक बॉन्डिंग तो होता क्या है कि मेटल और लिगेंड के बिटवीन एक बॉन्ड होता है। मेटल और लिगेंड के मध्य में एक बंध होता है और यह बंध कहलाता है उपसह संयोजन बंध। इसका मतलब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, तो लिगेंड कैसी प्रवृत्ति रखता है, डोनर की, और मेटल क्या करता है, एक्सेप्टर ग्राही की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ पर जो एक बार ये बॉन्डिंग होगी मेटल लिगेंड में, इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, मतलब उपसह संयोजक बंध यहाँ पर बन रहा है। तो आप देख सकते हैं एक बार तो बॉन्डिंग करेगा लिगेंड मेटल के साथ, तो लिगेंड जो मेटल को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए या चार्ज को डिस्प्लेसमेंट या व्यवस्थित करने के लिए ये मेटल पुनः लिगेंड की रिक्त या वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो इस तरह से एक बॉन्डिंग तो लिगेंड से मेटल की तरफ होती है, और आफ्टर लिगेंड्स मेटल बॉन्डिंग के बाद मेटल के पास जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, वो लिगेंड को रिवर्स कर दिया जाता है, बैक कर दिया जाता है। तो इस कारण से जो बैक में जो बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं हम बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन। बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता है पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड के साथ क्या करते हैं, इसको पहले एक डायग्राम द्वारा हम फॉलो कर लेते हैं। डायग्राम देखें तो मेटल और ये लिख देता हूं मैं लिगेंड। मेटल और लिगेंड, मेटल और लिगेंड के साथ जो बॉन्डिंग होगी, इसमें क्या होगा, लिगेंड मेटल को जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस समय एक बॉन्डिंग होगी, उसे बोले सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और ये होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग या सम अक्षीय अतिव्यापन। किसके द्वारा हो रहा है ये, सम अक्षीय अतिव्यापन। इसके बाद देखा जाए तो मेटल के पास ये लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस तरह आ रहे हैं एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के तहत। इसको हम इस तरह डार्क लाइन में बता रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तरफ आ रहे हैं। ये है उपसह संयोजन बंध। और उपसह संयोजक बंध के बारे में आप जानते हैं कि इसका जो नुकीला सिरा या हेड जिधर होता है उधर इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और जिधर इसकी टेल होती है उधर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, लिगेंड। तो लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए, मेटल को दिए। तो लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ और मेटल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ। तो इसमें क्या होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, किसके लिए इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल के लिए देता है। इसके बाद क्या होता है, मेटल के पास लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से, मेटल के पास क्या हुआ, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पर
मेटल अपने चार्ज को या बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिवर्स कर देता है। किसके लिए? लिगेंड के लिए। तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? मेटल को। और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना। और यहाँ पर ये फील्ड डी ऑर्बिटल। कैसे ऑर्बिटल हैं? मेटल के पास भरे हुए डी ऑर्बिटल। और यहाँ पर कैसे हैं? पाई वैकेंट ऑर्बिटल। अब जैसे लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए मेटल के पास, तो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, किसकी बढ़ी? मेटल की बढ़ी। तो मेटल के फिर भरे हुए डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। किसको? लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर एक बॉन्डिंग हो जाती है और इस बॉन्डिंग को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन। बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन बोलते हैं। और ये जो ओवरलैपिंग होता है वो होता है समपार्श्वीय अतिव्यापन या कोलैटरल ओवरलैपिंग। और यहाँ पर होती है पाई बॉन्डिंग। इसे हम क्या बोल सकते हैं? पाई बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में पाई बन रहे हैं और जो स्टार्टिंग में बॉन्डिंग हो इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लिगेंड अपने पास से इलेक्ट्रॉन किसको देगा? मेटल के पास। और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन आने पर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ जाता है। और इसी बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन घनत्व को व्यवस्थित करने के लिए मेटल के भरे हुए डी ऑर्बिटल लिगेंड के पाई ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? व्यवस्थित कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं दोबारा। तो इस दौरान एक बॉन्डिंग होती है, उसे बोलते हैं पश्च बंधन। तो एक बॉन्डिंग ये स्टार्टिंग की, उसके बाद दूसरी बॉन्डिंग क्या हुई? बैक बॉन्डिंग। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पश्च बंधन। क्या बोलते हैं? पश्च बंधन। तो पश्च बंधन में रिक्त पाई ऑर्बिटल किसके पास होने चाहिए? लिगेंड के पास होते हैं। तो इसमें हम थोड़ा बहुत लिख देते हैं। क्लियर हुआ आपके पास ये? तो आप इसे अच्छे ढंग से नोट कर लें। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी डायग्राम के आधार पर आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें लिख देना, थोड़ा बहुत लिखते हैं अब। इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? पश्च बंधन की प्रक्रिया में लिगेंड पहले मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो ही तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तथा जिससे मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। मेटल पे क्या हो जाएगा? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल पे आ रहे हैं, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और इसी बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को व्यवस्थित करने के लिए पुनः मेटल के भरे हुए डी ऑर्बिटल लिगेंड के
वैकेंट पाई ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं और यही बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग कहलाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है जिससे मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे मेटल पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस बढ़े हुए चार्ज का विस्थापन करने के लिए क्या होता है, बढ़े हुए चार्ज का विस्थापन करने के लिए धातु परमाणु मतलब मेटल एटम अपने डी ऑर्बिटल्स लिगेंड अणु के रिक्त पाई कक्षक के साथ कोलैटरल ओवरलैपिंग सहपार्श्वीय अतिव्यापन करता है, जिससे पाई बंध बनते हैं। जिससे कौन से बंध बनेंगे, पाई बंध बनते हैं। मैं लिख दिया, पाई बॉन्डिंग हो रही है, जिससे पाई बंध बनते हैं। इस पाई बंध बनने की प्रक्रिया या बंध को पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे, पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो पश्च बंधन बनने की प्रक्रिया में लिगेंड पहले मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और इसमें सिग्मा बॉन्डिंग होती है, जिससे मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण मेटल पर इलेक्ट्रॉन चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और बढ़े हुए चार्ज को व्यवस्थित करने के लिए फिर ये मेटल पुनः रिक्त पाई ऑर्बिटल कौन के, लिगेंड के, रिक्त पाई ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक कोलैटरल ओवरलैपिंग कर लेता है और इस दौरान बॉन्डिंग होती है, उसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन। अब ये बैक बॉन्डिंग किन किन में पाया जाता है वो देख लेते हैं। बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन, एग्जाम्पल कार्बोनिल लिगेंड जिनमें हो, नाइट्रोसिल लिगेंड हो, PR3 हो, इनमें मुख्य रूप से बैक बॉन्डिंग होती है। और नाइट्रोजन भी इसमें एक शामिल है और RNC एल्किल आइसोसाइनाइड आदि।
इनमें बैकबॉन्डिंग पाई जाती है। मेटल के साथ ये लिगेंड क्या कर लेते हैं, बैकबॉन्ड बना लेते हैं। ये लिगेंड मेटल के साथ बैकबॉन्ड बना लेते हैं। तो ये पश्च बंधन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कमेंट्स के रूप में आ सकता है, तो आप इससे बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लें और मैं समझता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला टॉपिक, और वो है अपना इसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक व्यवहार ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद हम देख लेते हैं संक्रमण धातुओं का चुंबकीय व्यवहार, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का चुंबकीय व्यवहार। मैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट। सभी ट्रांजिशन पर लागू हो गए, तो फर्स्ट तो अपने पढ़ रहे हैं इसलिए। तो वास्तव में मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट एक आकर्षण की क्षमता, अट्रैक्शन पावर नॉन एज मैग्नेट। किसी चीज़ के प्रति आकर्षण या लगाव वो ही होता है चुंबक या इस गुण को बोलते हैं चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मोस्टली डिपेंड ऑन अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति मुख्य रूप से डी इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर हैं उन पर डिपेंड करेगी। यदि अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो पैरा मैग्नेटिक होगा, यदि अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हैं तो डाई मैग्नेटिक होगा। अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित हैं तो चुंबकीय प्रवृत्ति, और एब्सेंट हैं तो प्रति चुंबकीय प्रवृत्ति। और तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबक। तो मोस्टली हमारे जो यूनिवर्सिटी सिलेबस में है उसमें हमारे चुंबकीय व्यवहार में 3 प्रॉपर्टी दी गई हैं। तो यहाँ पर थ्री टाइप से हम क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1, डाई मैग्नेटिक नेचर या व्यवहार, इसे बोलते हैं हम प्रति चुंबकीय प्रवृत्ति। और सेकंड हो जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर या अनुचुंबकीय प्रवृत्ति। और नंबर 3 है फेरोमैग्नेटिक नेचर, यह है लौह चुंबकीय प्रवृत्ति। तो एक तो प्रतिचुंबकीय होता है और एक अनुचुंबकीय होता है, तीसरा लौह चुंबकीय प्रवृत्ति। इसको थोड़ा ब्रीफली मैं समझा देता हूँ। प्रतिचुंबकीय, प्रति मतलब एंटी, इसको हम बोल सकते हैं एंटी मैग्नेटिक। चुंबक का उल्टा मतलब आकर्षण का उल्टा, जो एक तो खींचना है, जैसे मार्कर और एक ये बोर्ड है, तो मार्कर बोर्ड की तरफ खिंचाव कर रहा है, तो इसका मतलब मार्कर में चुंबकीय गुण है या बोर्ड में चुंबकीय गुण है। तो दोनों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यदि मार्कर की तरफ ले जाऊँ और ये बोर्ड से मार्कर दूर हटे तो इसे बोलें प्रतिचुंबकीय। तो एंटी मैग्नेटिक जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होता, और अनुचुंबकीय जिसमें चुंबकीय गुण होता है। लौह चुंबकीय जिनमें मुख्य रूप से चुंबकीय गुण लोहे पर आधारित है, आयरन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन
अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स। इफ पहला नंबर लगाते हैं हम यहाँ पर, इफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसे हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। इफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, तो नेचर हो जाएगी डाईमैग्नेटिक। ये दो बातें आपको ध्यान रखने वाली बात है। टोटल करके मैग्नेटिक नेचर है वो अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। यदि अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, बढ़ रहे हैं, प्रेजेंट हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक व्यवहार शो करेगा, और अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हैं तो डाईमैग्नेटिक व्यवहार शो करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला लगाते हैं डाईमैग्नेटिक नेचर। कौन सा लगाते हैं, डाईमैग्नेटिक नेचर। वी आर रीडिंग नाउ मैग्नेटिक व्यवहार ऑफ एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसमें फर्स्ट हम ले रहे हैं फर्स्ट टाइप डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक नेचर। तो इसमें क्या होता है, पहला तो मैं लिख देता हूँ उसमें अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंट। फर्स्ट तो मैंने लिख दिया है, जो मेन है। सेकंड लिख देता हूँ। सेकंड लिखने से पहले हम देख लेते हैं, चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक तो N और एक S। दोनों ध्रुव के बिटवीन यदि हमने किसी मैटर को रख दिया, किसी पदार्थ को रख दिया, कोई पदार्थ है ये, अब इसकी नेचर कैसी है, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, किस पर डिपेंड करेगा। यदि चुंबक के बिटवीन पदार्थ रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन या चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से दूर धकेलती है, तो इसका अर्थ ये हुआ, ये जो नेचर है वो दूर धकेलने का है, मतलब अट्रैक्शन का नेचर नहीं है। दूर धकेलने का मतलब दूर हटो, मतलब एंटी मैग्नेटिक नेचर है। तो ये कौन सी चीज़ है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही है, चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर, ये जो पदार्थ है चुंबकीय बल रेखाओं को रिपल्स कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम डाईमैग्नेटिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड में इसमें ये तो हो गए मैग्नेटिक जो पोल हैं, N पोल, और ये है S पोल, मतलब साउथ ध्रुव और ये नॉर्थ ध्रुव। तो इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक जो नेचर है, जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन रिपल्स बाय मैटर। तो ये जो रखा हुआ पदार्थ है वो कैसा हो गया, डाईमैग्नेटिक नेचर मटेरियल। ये कैसा पदार्थ है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से दूर धकेलता है। तो इसमें क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक फोर्स लाइन MFL चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और अगली बात क्या, पहली बात क्या थी,
अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, बराबर 0, शून्य होता है। बिकॉज कोई विक्षेप यहाँ पर होगा ही नहीं, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक फोर्स लाइन को, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है, दूर धकेलता है, तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करता। ये क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। ठीक है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। तो अनुचुंबकीय उपस्थिति में पदार्थ प्रतिचुंबकीय नहीं दर्शाता। हाँ जी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप पर भी निर्भर नहीं करता और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर भी निर्भर नहीं करता। तो निर्भरता क्या है, डाई मैग्नेटिक पदार्थ ताप तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ना तो ताप से कोई इफेक्ट पड़ेगा और ना कोई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। नो इफेक्ट। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मतलब चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यदि आप देखें कोई प्लास्टिक है और प्लास्टिक को आप कितना टेम्परेचर दे दीजिए, लेकिन उसमें कोई चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई भी कुछ नहीं होने वाला, वो डाई मैग्नेटिक ही रहेगा। तो ये तो था हमारा प्रतिचुंबकीय। अगली जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक एंड अदर कलर्स के बारे में हम देखने वाले हैं। कलर्स भी आएंगे हमारे, और मैग्नेटिक नेचर के आधार पर कोई क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। घर पर अच्छे ढंग से रहिए, कोरोना से सेफ जरूर रहिए।